नमस्कार दोस्तों, राजस्थान कला एवं संस्कृति विषय की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारी इस कक्षा के अंतर्गत टॉपिक चल रहा था राजस्थान की हस्तकलाएं, और इसी राजस्थान की हस्तकला को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे राज्य के अंतर्गत मीनाकारी कला। मीनाकारी कला मीनाकारी कला तो मीनाकारी कला किसे कहते हैं? तो राज्य के अंतर्गत सोने, चांदी, पत्थर, कांच इत्यादि पर रंग चढ़ाने की कला जो है वो क्या कहलाती है? मीनाकारी कला कहलाती है, जिसका राज्य के अंतर्गत प्रवेश कहां से होता है? लाहौर से होता है। और राज्य के अंतर्गत मीनाकारी कला कहां की प्रसिद्ध रहती है? तो जयपुर की प्रसिद्ध रहती है। तो आइए हम करते हैं राज्य की मीनाकारी कला को। तो मीनाकारी कला किसे कहते हैं? सोने, चांदी, कांच व पत्थर पर रंग चढ़ाने की कला को हम क्या कहते हैं? मीनाकारी कला कहते हैं। मीनाकारी कला का जो है वो राज्य के अंतर्गत प्रवेश कहां से होता है? तो इसका प्रवेश राज्य के अंतर्गत लाहौर क्षेत्र से होता है। लाहौर से राज्य में प्रवेश रहता है। और ये कला जो है वो राज्य के अंतर्गत कहां की प्रसिद्ध रहती है? तो ये कला जो है वो राज्य के अंतर्गत जयपुर क्षेत्र की प्रसिद्ध रहती है। कहां की प्रसिद्ध रहती है? जयपुर क्षेत्र की प्रसिद्ध रहती है। और जयपुर के अंतर्गत इस कला को सर्वप्रथम आश्रय देने वाला कौन थे? मानसिंह प्रथम। मानसिंह प्रथम जो है वो इस कला को जयपुर में मूलतः आश्रय देते हैं। तो ये विशेषता जो है वो हमारे पास में मानसिंह के कार्यकाल के अंतर्गत जयपुर में मीनाकारी कला की रहती है। तो इसके साथ साथ देखें तो हमारे राज्य के अंतर्गत इस मीनाकारी कला को मूलतः इस कला का जनक जो है वो किसे कहा जाता है? तो जनक कौन रहता है इस कला का? तो जनक है सरदार कुदरत सिंह। तो इस कला के जनक जो हैं वो किसे कहा जाता है? सरदार कुदरत सिंह को जो है वो इस कला का जनक कहा जाता है। और इस कला के अंतर्गत जो है वो लाल रंग युक्त सर्वश्रेष्ठ कलर का जो प्रयोग है वो किया जाता है। तो इस कला में मुख्यतः रंगों का प्रयोग कौन सा होता है? लाल रंग का प्रयोग होता है। इस लाल रंग को जो है वो इस कला के अंतर्गत शुभ कलर के रूप में पुकारा जाता है। शुभ या सर्वश्रेष्ठ प्रकार का रंग जो है वो किसे माना जाता है? इस कला के अंतर्गत लाल रंग को माना जाता है। इसके साथ साथ देखें तो राज्य के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय स्तर की मंडी, राज्य के अंतर्गत मीनाकारी की अंतरराष्ट्रीय स्तर की मंडी जो है वो कहां पर है? तो राज्य के अंतर्गत मंडी है सीतापुरा में। और सीतापुरा कहां पर है? तो जयपुर के अंतर्गत। तो राज्य में मीनाकारी की अंतरराष्ट्रीय स्तर की मंडी कहां स्थापित है? तो सीतापुरा जयपुर के अंतर्गत है। और इसी सीतापुरा जयपुर के अंतर्गत राज्य के अंतर्गत एक मंडी और है जिसे क्या कहते हैं? पन्ना मंडी। तो पन्ना मंडी जो है वो भी राज्य के अंतर्गत कहां है? तो सीतापुरा जयपुर के अंतर्गत है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर की मंडी भी कहां पर है? सीतापुरा जयपुर के अंतर्गत। और किस प्रकार की? मीनाकारी। तो मीनाकारी कला की अंतरराष्ट्रीय स्तर की मंडी का संबंध कहां से रहता है? सीतापुरा से रहता है। यहीं पर हमें एक नोट लगा करके बात को और ध्यान में रखना है कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कागजी मीनाकारी
तो कागजी मीनाकारी जो है वो राज्य में कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर क्षेत्र की। बीकानेर की जो है वो कागजी मीनाकारी प्रसिद्ध रहती है। तो आपसे सीधा मीनाकारी का प्रश्न पूछा जाए कि मीनाकारी राज्य में कहां की प्रसिद्ध है, तो मीनाकारी राज्य में कहां की प्रसिद्ध है? तो जयपुर क्षेत्र की प्रसिद्ध रहती है, जयपुर क्षेत्र की। अगर आपसे पूछा जाए कि कागजी मीनाकारी कहां की प्रसिद्ध है, तो कहां की प्रसिद्ध रहती है? बीकानेर क्षेत्र की प्रसिद्ध रहती है। तो ये सभी विशेषताएं हमारे पास में संयुक्त रूप से किस कला की रहती है? मीनाकारी कला की रहती है। तो मीनाकारी कला किसे कहते हैं? सोने, चांदी, कांच या पत्थर पर रंग का प्रयोग करना जो है वो क्या कहलाता है? मीनाकारी कला कहलाता है। ये कहां से राज्य में आई थी? तो लाहौर से राज्य के अंतर्गत आती है। राज्य के अंतर्गत संरक्षण जो है वो इसे कहां दिया गया है? जयपुर के अंतर्गत। किसके द्वारा दिया गया सर्वप्रथम? तो मानसिंह प्रथम के द्वारा दिया गया। इस कला का जनक जो है वो किसे कहा जाता है? सरदार कुदरत सिंह को जो है वो मीनाकारी कला का जनक कहा जाता है। और इस कला के अंतर्गत जो है वो लाल रंग युक्त जो कलर है उसे शुभ या सर्वश्रेष्ठ रंग कहा जाता है। और मीनाकारी कला की अंतरराष्ट्रीय मंडी कहां पर है? सीतापुरा के अंतर्गत। राज्य में पन्ना मंडी भी कहां पर है? सीतापुरा, जयपुर के अंतर्गत है। और यदि आपसे पूछा जाए कि राज्य में कागजी मीनाकारी कहां की प्रसिद्ध है, तो कहां की प्रसिद्ध रहती है? बीकानेर क्षेत्र की प्रसिद्ध रहती है। तो यह हमारे पास में है मीनाकारी की विशेषता। अब मीनाकारी कला के अंतर्गत ही हमारी कला आती है नेक्स्ट, जो अति महत्वपूर्ण कला रहती है, जो एग्जाम दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, और वो रहती है थेवा कला। थेवा कला को ही क्या कहते हैं? कमरे में कमरा कला के रूप में भी पुकारते हैं, क्योंकि 500 वर्षों तक जो है ये कला मूल रूप से प्रतापगढ़ के अंतर्गत एक कमरे में ही बंद रही। लेकिन उसके बाद में उन कलाकारों को यह एहसास हुआ कि क्यों नहीं इस कला को बाहर निकाला जाए और जो है इससे जो है अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके। तो उसके बाद में जो मुख्यतः थेवा कला जो है वो कमरे से बाहर आई, इसलिए इसे कला को ही क्या कहते हैं? कमरे में कमरा कला, थेवा कला। तो एक महत्वपूर्ण कला है थेवा कला। इसका अन्य नाम क्या रहता है? कमरे में कमरा कला। कमरे में कमरा कला रहती है, ठीक है। और थेवा कला की मूलभूत विशेषता कि कांच पर, और कांच भी कौन सा? बेल्जियम कांच रहता है, बेल्जियम कांच। तो कांच पर सोने की सूक्ष्म नकाशी जो है करने की कला क्या कहलाती है? थेवा कला कहलाती है। तो थेवा कला किसे कहते हैं? कि कांच पर सोने की सूक्ष्म नकाशी करने की कला क्या कहलाती है? थेवा कला कहलाती है। इसे क्या कहते हैं? कमरे में कमरा कला कहते हैं। और ये कला जो है वो कहां की प्रसिद्ध रहती है? तो ये कला जो है वो राज्य में प्रतापगढ़ क्षेत्र की प्रसिद्ध रहती है। तो प्रतापगढ़ जिले की ये कला जो है वो महत्वपूर्ण कला रहती है। तो थेवा कला का संबंध किस जिले से है? तो प्रतापगढ़ से रहता है। तो इस कला का प्रारंभ जो है, तो राज्य में इस कला का प्रारंभ जो है वो किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका हुआ था सावंत सिंह के शासनकाल में। सावंत सिंह के शासनकाल के अंतर्गत जो है वो राज्य में इस कला का प्रारंभ हुआ था। और कौन सी कला का? तो थेवा कला का प्रारंभ हुआ था, जो किस जिले से संबंधित है? प्रतापगढ़ जिले से संबंधित रहती है। इस कला का जनक जो है वो किसे कहा जाता है? नाथूजी सोनी को। तो जनक कौन है इस कला के? जनक रहते हैं नाथूजी सोनी। नाथूजी सोनी जो है वो इस कला के जनक रहते हैं। इस कला की मूलभूत विशेषता क्या रहती है? कि इस कला के अंतर्गत जो है इस कला को सिखाने का कार्य जो है वो इस कला में ही रहता है, इस जाति में ही रहता है, जो कि कौन सी है? नाथूजी सोनी का परिवार रहता है, जिसे राज सोनी परिवार कहते हैं। राज सोनी परिवार।
तो ये कला जो है वो मुख्य रूप से किस परिवार से संबंधित है? प्रतापगढ़ क्षेत्र के राज सोनी परिवार की रहती है, जो कि एक वंशानुगत कला है। तो वंशानुगत कला जो है वो कौन सी है? राज सोनी परिवार के अंतर्गत थेवा कला रहती है, जो मुख्यतः अपने लड़के को ही ये कला सिखाते हैं। महिलाओं को ये कला जो है वो नहीं सिखाई जाती है। तो राज सोनी परिवार की मूलभूत विशेषता है कि ये जो है वो अपने पुत्रों को ही ये कला सिखाते हैं। तो ये इस कला की मूलभूत विशेषता रहती है। ये जो है वो अपने पुत्रों को ही जो ये कला सिखाते हैं, पुत्रियों को ये कला नहीं सिखाते हैं। तो ये विशेषता किसकी है? थेवा परिवार की, थेवा कला की रहती है, जो किस परिवार से संबंधित है? राज सोनी परिवार से संबंधित रहते हैं। इस कला के अंतर्गत देखें तो ये राज सोनी परिवार जो है इसे लिम्का बुक में दर्ज किया जा चुका है। तो इस कला के लिए जो है वो इस राज सोनी परिवार को जो है वो लिम्का बुक के अंतर्गत भी स्थान प्राप्त है। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि रहती है। और इसके अंतर्गत मुख्यतः जो थेवा कला है, इस कला के अंतर्गत मुख्यतः जो है वो हरे कांच का प्रयोग किया जाता है। हरे कांच का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत देखा जाए तो सोने के तारों से जो है वो बारीक जाली बनाई जाती है। इसमें नोट करें कि सोने के द्वारा जो है वो बारीक तारों की जाली बनती है। सोने के तारों से बारीक जाली तैयार की जाती है, जिसे किस नाम से पुकारा जाता है? थेरना के नाम से पुकारते हैं। क्या कहते हैं? जो इस कला के अंतर्गत सोने के तारों से बारीक जाली का जो निर्माण किया जाता है, उस कला को हम क्या कहते हैं? थेरना के नाम से पुकारते हैं। और इसी के अंतर्गत जब सोने के स्थान पर चांदी के तारों का बारीक जाली के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो उसे किस नाम से पुकारा जाता है? वाडा के नाम से पुकारा जाता है। तो कांच के ऊपर जो सोने की सूक्ष्म नक्काशी की जाती है, जिसके अंतर्गत सोने की तारों का प्रयोग होता है, तो उसे क्या कहते हैं? थेरना करना कहा जाता है। और चांदी की तारों का जो जाल बनाया जाता है उसे वाडा करना कहा जाता है। और इस कला की मूलभूत विशेषता की वजह से इस कला को जो है वो 2009 के अंतर्गत एक प्रसिद्ध कलाकार हुए हैं, महेश जी सोनी, जिनको इस कला के लिए जो है वो इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया जा चुका है। तो हमारे पास में अन्य महत्वपूर्ण प्रसिद्ध कलाकार जो हैं, कलाकार कौन से? महेश जी सोनी को जो है वो कब? तो 2009 के अंतर्गत इस कला हेतु राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो यानी महेश जी सोनी को 2009 के अंतर्गत राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार के लिए सम्मानित किया जा चुका है। और उन्हें किस कृति के लिए जो है यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इनकी कृति थी एक राधिका श्रृंगार दान। तो राधिका श्रृंगार दान के लिए जो है वो महेश जी सोनी को 2009 में राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और महेश जी सोनी का संबंध जो है वो किस कला से रहता है? थेवा कला से रहता है। और थेवा कला का संबंध जो है वो किस क्षेत्र से रहता है? तो प्रतापगढ़ से रहता है। और ये कला जो है वो किस
परिवार की वसानुगत कला है, तो वसानुगत कला जो है वो किस परिवार की है? राज सोनी परिवार की रहती है, जो कि अपने बेटों को ही इस कला को सिखाते हैं। तो मूलतः विशेषता है ये। इसके अलावा देखा जाए तो इस परिवार को जो है वो लिम्का बुक के अंतर्गत भी जो है स्थान प्राप्त हुआ है। इस कला के अंतर्गत मुख्यतः हरे कांच का प्रयोग किया जाता है। तो हरे कांच का प्रयोग जो है वो किस कला के अंतर्गत होता है? थेवा कला के अंतर्गत। और इस थेवा कला के अंतर्गत कांच पर जो छोटे तारों का जाल, जो सोने के रूप में जो छोटे तार होते हैं, बारीक तारों का जो जाल बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? थेरना करना कहते हैं। और इसी प्रकार से सोने के स्थान पर चांदी के तारों की बारीक जाली जो निर्मित की जाती है उसे क्या कहते हैं? वाड़ा करना कहते हैं। और इस कला के एक प्रसिद्ध कलाकार हुए हैं महेश जी सोनी, जिन्हें 2009 के अंतर्गत राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और किस कृति के लिए किया गया? उन्हें राधिका श्रृंगार दान कृति के लिए जो है वो इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। तो ये मूलभूत विशेषता जो है वो किस कला से संबंधित रहती है? तो थेवा कला से संबंधित रहती है। इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट कला करते हैं तारकसी कला। कौन सी कला रहेगी? तारकसी कला रहेगी, जिसके माध्यम से चांदी की बारीक तारों से आभूषण निर्माण करने की जो कला रहती है उसे हम क्या कहते हैं? तारकसी कला कहते हैं, जो कि कहां की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध रहती है। तो नेक्स्ट कलाकृति के अंतर्गत हम करते हैं तारकसी कला। तारकसी कला। और तारकसी कला की मूलभूत विशेषता क्या रहती है? कि चांदी की बारीक तारों से आभूषण निर्माण करने की कला को हम क्या कहते हैं? तारकसी कला कहते हैं। और ये तारकसी कला जो है वो कहां की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध रहती है। राजसमंद की प्रसिद्ध रहती है। तो तारकसी कला का संबंध किससे रहता है? तो चांदी के बारीक तारों से जो है आभूषण निर्माण करने की कला क्या कहलाती है? तारकसी कला कहलाती है। और ये तारकसी कला जो है वो किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा राजसमंद क्षेत्र की प्रसिद्ध रहती है। इन्हीं कलाओं के अंतर्गत नेक्स्ट कला रहती है हमारे पास में मुरादाबादी कला। मुरादाबादी कला रहती है। इस कला को ही अन्य नाम से भी पुकारते हैं, और अन्य नाम क्या रहता है? कच्ची मीनाकारी कला। तो कच्ची मीनाकारी कला या मुरादाबादी कला जो है वो एक ही नाम रहते हैं। तो मुरादाबादी कला को ही क्या कहते हैं? कच्ची मीनाकारी कला कहते हैं। और ये किस पर कार्य करने की कला रहती है? ये पीतल पर कार्य करने की कला रहती है। कार्य करने की कला। तो पीतल पर कार्य करने की कला को जो है वो किस नाम से पुकारा जाता है? मुरादाबादी कला या कच्ची मीनाकारी के नाम से पुकारा जाता है। और ये मुरादाबादी कला जो है वो कहां की प्रसिद्ध है? तो थानागाजी अलवर की प्रसिद्ध रहती है। थानागाजी अलवर। तो थानागाजी अलवर क्षेत्र की जो है वो कौन सी कला प्रसिद्ध रहती है? मुरादाबादी कला रहती है। और इस मुरादाबादी कला से जो है संबंधित कलाकार हैं, और कलाकार का क्या नाम रहता है? कलाकार रहते हैं इस कला के। एक तो है अब्दुल रजाक कुरैशी। और दूसरे कलाकार रहते हैं जो महत्वपूर्ण कलाकार है नूर मोहम्मद। ये दो कलाकार हैं जो कि किस कला से संबंधित है? मुरादाबादी कला से संबंधित रहते हैं। मुरादाबादी कला के अंतर्गत पीतल का
कार्य किया जाता है। इसी कला को क्या कहते हैं? कच्ची मीनाकारी कला कहते हैं। और जो कहां की प्रसिद्ध है? थाना गाजी अलवर की प्रसिद्ध रहती है। और यहाँ के कलाकार जो हैं वो अब्दुल रज़ाक कुरैशी और नूर मोहम्मद महत्वपूर्ण रहते हैं। और इसी कला के क्रम के अंतर्गत नेक्स्ट कला रहती है हमारी तूड़िया कला। तूड़िया कला या तूड़िया शिल्प कला, शिल्प कला, तूड़िया शिल्प कला। तो ये कला जो है वो कौन सी रहती है? ये सोने के द्वारा जो है वो नकली आभूषण तैयार करने की कला रहती है। तो तूड़िया कला क्या है? सोने जैसे नकली आभूषण, नकली आभूषण तैयार करने की कला रहती है। तैयार करने की कला। तो सोने जैसे नकली आभूषण तैयार करने की कला को हम क्या कहते हैं? तूड़िया शिल्प कला कहते हैं। और ये तूड़िया शिल्प कला जो है वो कहां की प्रसिद्ध रहती है? तो ये राज्य के अंतर्गत राजा खेड़ा धौलपुर की प्रसिद्ध रहती है। धौलपुर। तो राजा खेड़ा धौलपुर क्षेत्र की एक प्रसिद्ध कला रहती है, जिसे किस नाम से पुकारते हैं? तूड़िया कला के रूप में पुकारते हैं। जो कि मुख्यतः विशेषता क्या रहती है? ये सोने जैसे नकली आभूषण तैयार करते हैं, जो कि किस क्षेत्र में? राजा खेड़ा क्षेत्र के अंतर्गत, जो धौलपुर जिले का क्षेत्र रहता है। तो वहां की ये कला जो है वो प्रसिद्ध रहती है। इन्हीं कलाओं के अंतर्गत नेक्स्ट कला के रूप में हम करते हैं राज्य के अंतर्गत कुंदन कला। कुंदन कला भी जो है वो राज्य की एक फेमस कला रहती है, जिसके अंतर्गत जो सोने और चांदी के आभूषण होते हैं उनके ऊपर कीमती नग जड़ने की कला जो है वो क्या कहलाती है? कुंदन कला कहलाती है। क्या कहते हैं? कुंदन कला कहते हैं। तो नेक्स्ट हम करेंगे कुंदन कला। कुंदन कला तो राज्य के अंतर्गत जो कुंदन कला जो है वो किस पर की जाती है? सोने या चांदी के आभूषणों पर कीमती नग लगाने या जड़ने की कला को हम क्या कहते हैं? कुंदन कला कहते हैं। तो सोने चांदी के ऊपर जो है वो कीमती नग लगाने की कला जो है वो क्या कहलाती है? कुंदन कला कहलाती है। और ये कुंदन कला राज्य में कहां की प्रसिद्ध है? तो जयपुर की प्रसिद्ध रहती है। कहां की प्रसिद्ध रहती है कुंदन कला? जयपुर की प्रसिद्ध रहती है, जयपुर। और इस कला को जो है वो बढ़ावा देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो सवाई जय सिंह। तो राज्य के अंतर्गत सवाई जय सिंह के शासनकाल के अंतर्गत जयपुर में किस कला को सर्वाधिक बढ़ावा मिला था? तो कुंदन कला को, जो कि क्या है? सोने या चांदी के आभूषणों पर कीमती नग जड़ने की कला रहती है। तो ये मूलभूत विशेषता किसकी रहती है? कुंदन कला की रहती है। और इसी कला के अंतर्गत नेक्स्ट आती है कोफ्तागिरी कला। जिसका प्रवेश जो है वो कहां से होता है? दमिश्क क्षेत्र से होता है। दमिश्क से ये कला कहां आती है? पंजाब के अंतर्गत। और पंजाब से ये कला कहां चल करके आती है? राजस्थान के अंतर्गत। तो दमिश्क से ये कहां आती है? पंजाब में। और पंजाब के बाद ये कहां आती है? राजस्थान के अंतर्गत आती है। और कोफ्तागिरी क्या कला कौन सी होती है? ये फौलाद की वस्तुओं पर जो है वो सुंदर चित्रांकन जो सोने की तारों से या चांदी की तारों से किया जाता है। जैसा आपने देखा हो, जो आपके तलवारें वगैरह हुआ करती थी राजा महाराजाओं की, तो उनके जो हाथ पकड़ने की जो
आता होता था, उसके ऊपर सुंदर नक्काशी की जाती थी। वो नक्काशी जो है वो क्या कहलाती है? कोफ्तागिरी कला कहलाती है। और इसी की तरह एक कला आती है हमारे पास में कोफ्तागिरी की तरह ही तहनीसा कला। दोनों ही कार्य किस पर किए जाते हैं? फौलाद की वस्तुओं पर, अर्थात कठोर धातु की वस्तुएं जो होती है उनके ऊपर इस प्रकार की कला का आविर्भाव मुख्यतः पाया जाता है। ये कोफ्तागिरी जो कला है वो मूलभूत रूप से फौलाद की वस्तुओं को खोदकर तार की जड़ाई करने की कला होती है। साधारणतः हम कह दें भी कठोर जो धातु होती है उसके अंतर्गत सोने या चांदी के द्वारा जो है वो उसमें तारों के माध्यम से जड़ाई की जाती है। उस कला को हम क्या कहते हैं? कोफ्तागिरी कला कहते हैं, जो दमिश्क से पंजाब से राजस्थान में आती है और फौलाद की वस्तुओं पर सोने या चांदी के रूप में जड़ाई की जाती है। ये विशेषता रहती है। नेक्स्ट इसके समतुल्य ही एक कला है तहनीसा कला। यह भी हमारे पास में क्या है? फौलाद की वस्तुओं पर सोने के तारों के द्वारा की जाने वाली कला होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? तहनीसा कला कहते हैं। और इस कला जो है वो कहां की प्रसिद्ध है? उदयपुर क्षेत्र की प्रसिद्ध है और अलवर क्षेत्र की प्रसिद्ध रहती है। तो ये कला जो तहनीसा कला जो है वो कहां की प्रसिद्ध रहती है? उदयपुर और अलवर की प्रसिद्ध रहती है। इसी प्रकार से देखें तो कोफ्तागिरी कला जो है वो कहां की प्रसिद्ध रहती है? तो कोफ्तागिरी कला एक तो स्थान इसकी तरह ही आ जाता है, कौन सा? अलवर क्षेत्र आ जाता है। तो दोनों में एक तो समतुल्य है अलवर क्षेत्र, जिसमें कोफ्तागिरी कला भी होती है और तहनीसा कला भी होती है। लेकिन कोफ्तागिरी कला के अंतर्गत दूसरा स्थान कौन सा आ जाता है? जयपुर आ जाता है, जहां पर कोफ्तागिरी कला का आविर्भाव देखने को मिलता है। तो कोफ्तागिरी में अलवर और जयपुर की प्रसिद्ध है और तहनीसा कला जो है वो उदयपुर और अलवर की प्रसिद्ध रहती है। उदयपुर और अलवर की प्रसिद्ध रहती है। तहनीसा कला के अंतर्गत देखा जाए तो जो कलाकार होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सिगलीगर कहा जाता है। सिगलीगर कहा जाता है, या इन्हें क्या कहते हैं? तलवार साज कहते हैं। तलवार साज, ये नाम राशियां जो है वो दोनों में ही मुख्यतः प्रयोग में ले ली जाती है, कोफ्तागिरी कला और तहनीसा कला में। इनके जो कलाकार होते हैं वो हमारे पास में क्या कहलाते हैं? सिगलीगर कहलाते हैं, या वो क्या कहलाते हैं? तलवार साज के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। तो ये विशेषता हमारे पास में इस कला से संबंधित रहती है। इन कलाओं के अंतर्गत देखा जाए तो एक आता है हमारे पास में चांदी का कार्य कला। चांदी का कार्य, तो राज्य के अंतर्गत चांदी का कार्य जो है वो कहां का प्रसिद्ध रहता है? तो राज्य में सर्वाधिक कार्य जो है, सर्वाधिक कार्य चांदी से सर्वाधिक कार्य जो है वो राज्य में कहां होता है? बीकानेर के अंतर्गत होता है। बीकानेर, तो राज्य के अंतर्गत चांदी का सर्वाधिक कार्य किया जाता है तो कहां पर होता है? बीकानेर के अंतर्गत। बीकानेर में मुख्यतः देखा जाए तो किवाड़ों पर चांदी की नक्काशी की हुई मिलती है, अफीम की डिबियां बनी हुई मिलती है, पीकदान वगैरह है वो भी चांदी से बने हुए मिलते हैं। तो इस प्रकार की विशेषताएं जो है वो राज्य में कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर क्षेत्र की प्रसिद्ध रहती है। लेकिन इसी कला के अंतर्गत आपसे पूछ लिया जाए कि राज्य के अंतर्गत चांदी के पशु पक्षी कहां के प्रसिद्ध है? तो ये उदयपुर क्षेत्र के प्रसिद्ध रहते हैं। कहां के प्रसिद्ध हैं? उदयपुर के। तो राज्य में चांदी का तो सर्वाधिक कार्य कहां होता है? बीकानेर में, जहां पर किवाड़ों पर अफीम की डिबियों के अंतर्गत या पीकदान आदि जो है वो चांदी के निर्मित होते हैं। लेकिन आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि पशु पक्षी जो हैं जो चांदी के बने हों, तो चांदी के पशु पक्षी जो हैं वो किस क्षेत्र के प्रसिद्ध हैं? तो उदयपुर क्षेत्र के प्रसिद्ध रहते हैं। इसी प्रकार से आ जाए कि चांदी का ही कार्य हो, लेकिन यहां बीच में लिख देता हूं मैं, चांदी के अंतर्गत ही आपसे आ जाए भी चांदी के
तबक या वर्क निर्माण, वर्क निर्माण, चांदी के तबक या वर्क निर्माण जो है वो राज्य के अंतर्गत कहां का प्रसिद्ध रहता है? तो ये रहता है पन्नीग्राम, पन्नीग्राम क्षेत्र का। तो पन्नीग्राम मोहल्ला है एक, पन्नीग्राम मोहल्ला, मोहल्ला। ये पन्नीग्राम मोहल्ला जो है वो किस जिले के अंतर्गत है? तो ये रहता है जयपुर क्षेत्र के अंतर्गत। कहां पर है? जयपुर के अंतर्गत। तो चांदी के तबक या वर्क निर्माण की कला जो है वो किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? पन्नीग्राम मोहल्ला जयपुर की प्रसिद्ध रहती है। तो चांदी का सर्वाधिक कार्य बीकानेर में, चांदी से निर्मित पशु पक्षी उदयपुर के अंतर्गत, चांदी का दबक और वर्क निर्माण की कला जो है वो पन्नीग्राम मोहल्ला जयपुर की रहती है। तो ये विशेषता हमारे पास में किससे संबंधित है? राज्य के अंतर्गत हस्तकला से संबंधित विशेषताएं रहती है। इसी कला के अंतर्गत देखा जाए तो एक कला आती है खड्डी छपाई की कला, खड्डी छपाई की कला, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण कला रहती है। तो देखिए खड्डी कला जो है, खड्डी छपाई की कला, छपाई कला, खड्डी छपाई कला एक महत्वपूर्ण कला रहती है। तो खड्डी छपाई कला क्या है? ये है कपड़े पर सोने व चांदी, सोने व चांदी का काम। तो खड्डी छपाई क्या है? ये होता है कपड़े पर सोने और चांदी का वर्क या काम किया हुआ होता है, उसे कहते हैं खड्डी छपाई। और इसके अंतर्गत देखा जाए तो मुख्यतः क्या प्रसिद्ध रहती है? बरी, यानी कि जो कि दुल्हन की साड़ी होती है, दुल्हन की साड़ी होती है, जो राज्य के अंतर्गत सर्वाधिक लोकप्रिय रहती है। तो दुल्हन की साड़ी जिसे हम बरी कहते हैं, उसके ऊपर सोने और चांदी का नक्काशी जो की जाती है वो क्या कहलाती है? खड्डी छपाई कला कहलाती है। और ये खड्डी छपाई कला जो है वो राज्य में किस जिले की प्रसिद्ध है? तो जयपुर जिले की जो है वो राज्य के अंतर्गत सर्वाधिक प्रसिद्ध रहती है। तो जयपुर क्षेत्र की खड्डी छपाई कला जो कपड़े पर सोने या चांदी के द्वारा जो जड़ाई की जाती है, जो मुख्यतः दुल्हन की बरी या साड़ी होती है, उसके रूप में जो कार्य होता है वो कहां का प्रसिद्ध है? तो जयपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध रहता है। तो ये थी हमारे पास में कला से संबंधित कुछ बातें। अब इसी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कला आती है जो आपने देखा है लेकिन आपको हो सकता है पता नहीं हो। मिठाई वगैरह बनाते हैं, बर्फी वगैरह बनी हुई होती है, उसके ऊपर एक चमकीला कागज सा लगा हुआ होता है, उसके ऊपर कुछ चमक सी लगी होती है, तो वो भी क्या है? एक हस्तकला है। उस हस्तकला को किस नाम से पुकारते हैं? तो आइए हम देखते हैं वो कला कौन सी है। वो कला रहती है बरक या वर्क कला। कौन सी कला रहती है? वो बरक या वर्क कला रहती है। तो वो जो पतला कागज जो है वो कैसे तैयार किया जाता है? वो चांदी से निर्मित कागज होता है। किससे निर्मित होता है? चांदी से निर्मित। तो देखिए भी बरक या वर्क कला क्या होती है। तो इसमें देखें चांदी के तार को भेड़ या बकरी की खाल में डालकर पीट कर उसे पतला करने की कला क्या कहलाती है? वर्क या बरक कहलाती है। तो इसमें क्या होता है? चांदी के पतले तारों को लिया जाता है, उन तारों को जो है वो भेड़ या बकरी की जो खाल होती है उसमें रख करके उनको पीटा जाता है, और पीट करके इतना बारीक कर लिया जाता है कि वो उस पन्नी के समान हो जाता है। तो वो पन्नी जो है वो क्या कहलाती है? बरक या वर्क कला कहलाती है, जो मिठाई के ऊपर एक पतले कागज के रूप में लगाई जाती है। तो वो चांदी से निर्मित कला रहती है जिसे हम बरक या वर्क कला कहते हैं। इस कार्य को करने वाले जो होते हैं, कार्य को करने वाली जाति क्या कहलाती है? तो उसे हम कहते हैं
पन्नीदार, पन्नीगर जाति जो है पन्नीगर कहलाती है। 20 प्रकार का कार्य करने वाली जाति को हम क्या कहते हैं? पन्नीगर के नाम से पुकारते हैं। तो ये विशेषता हमारे पास में वर्क या वर्क कला के रूप में रहती है। तो वर्क या वर्क कला जो है वो मिठाई के ऊपर पतले पन्नी के रूप में जो कागज लगता है, चमकीला जो कागज होता है, जो चांदी से निर्मित होता है, उस कार्य को करने वाली जाति क्या कहलाती है? पन्नीगर कहलाती है। इसी प्रकार से एक नाम विशेष कला और आती है, और वो कौन सी होती है? जस्ते की मूर्तियां। तो राज्य के अंतर्गत जस्ते की मूर्ति निर्माण के लिए जो है वो कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो जोधपुर क्षेत्र प्रसिद्ध रहता है। कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? जोधपुर क्षेत्र। तो वर्क या वर्क कला के लिए जो है वो राज्य का जयपुर क्षेत्र प्रसिद्ध रहता है। कौन सा है? जयपुर क्षेत्र जो है वो इस कला से संबंधित रहता है। तो वर्क या वर्क कला जयपुर की, जस्ते की मूर्तियां निर्माण कला जोधपुर की, खड्डी छपाई कला जो है वो भी जयपुर की, तहनिसा कला जो है वो उदयपुर और अलवर की, और चांदी का सर्वाधिक कार्य बीकानेर में, और चांदी के पशु पक्षियों के का जो चित्रण है वो उदयपुर का प्रसिद्ध रहता है। तो ये विशेषता है हमारे पास में राजस्थान की हस्तकला की। तो ये हमारे पास जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत था, और कला और संस्कृति में हम टॉपिक लेकर के आए थे आपके सामने हस्तकला। तो आज ये हस्तकला का जो पड़ाव है वो समाप्त होता है। इसकी सभी कक्षाएं जो है वो भलीभांति पूर्वक पूर्ण हो चुकी है, और मैं आशा करता हूं कि आपने जो है वो हस्तकला को पूर्ण रूप से पढ़ा होगा, आनंद लिया होगा और इसको याद किया होगा, जो कि कंपटीशन एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण कला रहती है। और नेक्स्ट कला और संस्कृति विषय के अंतर्गत फिर नए टॉपिक, नए अध्याय के साथ पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।